आप सभी साथियों को एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम हिंदी साहित्य में प्रश्नोत्तरी है उसका महाअभ्यास कर रहे हैं। आज हम कल जहाँ से छोड़ा था उसके आगे की चर्चा बिना किसी देरी किए हुए हम करते हैं। तो आइए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, खुमान रासों से संबंधित कौन सा कथन सही है। हमें खुमान रासों से संबंधित कथन है वो पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न इसकी ऑप्शन है कि इस ग्रंथ में राजस्थानी भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है। दूसरा ऑप्शन है, इस रचना में खुमान और बगदाद के खलीफा अल मामू के 24 युद्धों का सजीव चित्रण हुआ है। ऊपर के दोनों सही है या कोई सही नहीं है। तो इस ग्रंथ में राजस्थानी भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है। पहला ऑप्शन सही है। इस रचना में खुमान और बगदाद के खलीफा अल मामू के 24 युद्धों का सजीव चित्रण हुआ है, ये भी सही है। तो ऊपर के दोनों ऑप्शन है वो सही है। अतः हमारा तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि विजयपाल रासो रचना के रचनाकार कौन है। विजयपाल रासो रचना है उसके रचनाकार नल सिंह भाट है। नल सिंह भाट, यानी हम इसको याद रख सकते हैं कि विजय है वो नल प्राप्त करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, विजयपाल रासो रचना के रचनाकाल क्या है, यानी इसका विजयपाल रासो रचना का रचनाकाल है वो 16वीं शताब्दी माना जाता है। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने विजयपाल रासो रचना का समय क्या माना है। वैसे इस रचना का जो रचनाकाल हमने 16वीं शताब्दी पढ़ा, लेकिन मिस्र बंधुओं ने 1298 ईस्वी माना है। 1298 ईस्वी है वो मिस्र बंधुओं ने विजयपाल रासो रचना का समय माना है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नल सिंह भाट द्वारा रचित विजयपाल रासो में किसकी वीरता का वर्णन है वो देखने को मिलता है, यानी इसके अंदर किसकी वीरता का वर्णन है। विजयगढ़ करौली के शासक विजयपाल यादव की वीरता इसके अंदर। विजयपाल यादव और विजयगढ़ हम करौली की बात करते हैं तो करौली के विजयपाल यादव की वीरता का इसके अंदर वर्णन है वो मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि विजयपाल रासो में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है। 42 छंदों का प्रयोग विजयपाल रासो के अंदर हुआ है। अगला प्रश्न है, नल सिंह भाट किसके आश्रित कवि थे। नल सिंह भाट है वो विजयपाल यादव के आश्रित कवि थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा कि विजयपाल रासो रचना के संबंध में सही कथन है। विजयपाल रासो रचना के संबंध में ये पूछा है, यह रचना अपभ्रंश भाषा में रचित है। दूसरा ऑप्शन है, इसे हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया गया। क्या ये सत्य है या दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं है। तो यह रचना अपभ्रंश भाषा में रचित है, ये तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये अपभ्रंश भाषा के अंदर रचित है। अगला ऑप्शन है, इसे हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया गया, ये भी सही है। तो इस प्रकार 3 नंबर का ऑप्शन दोनों सही है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, रास या जैन साहित्य का समय वो क्या माना जाता है। रास या जैन साहित्य की हम बात करें तो इसका समय 12वीं या 13वीं शताब्दी है वो माना जाता है। इसमें जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए
जो साहित्य रचा गया था उसे जैन साहित्य कहते हैं। इस साहित्य में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो इस साहित्य के अंदर हिंदू धर्म के कथानकों को तोड़ मरोड़ करके जैन धर्म के अनुसार है वो प्रस्तुत करने का प्रयास वो किया गया है। इसके अंदर जैन साहित्य के अंदर उपदेशात्मक प्रधान है और इसका उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते हुए धर्म तत्व का निरूपण करना इसके अंदर आता है। तब हम आगे जैन साहित्य से संबंधित है वो प्रश्न है उसके ऊपर हम विचार करते हैं, चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रास का अर्थ है वो क्या होता है। रास का अर्थ गीत है, संगीत है, क्रीड़ा है, खेल है और नृत्य, इसका मतलब है वो रास होता है। गीत, संगीत, क्रीड़ा, खेल और नृत्य का मतलब है वही रास होता है। अगला प्रश्न है रास साहित्य का सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है। आदि पुराण के अंदर मिलता है और ये प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। आदि पुराण जिन्हें हम जैन साहित्य है या आदि पुराण, उसके अंदर रास साहित्य को हम जैन साहित्य कहते हैं। इसका सर्वप्रथम उल्लेख है वो आदि पुराण के अंदर देखने को मिलता है। आदि पुराण रचना के रचनाकार कौन है। आदि पुराण रचना के रचनाकार जिनसेन सूरी को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आदि पुराण रचना है वो जिनसेन सूरी की है जिसका समय क्या है। जिनसेन सूरी ने आदि पुराण रचना को किस समय है वो लिखा। 7वीं शताब्दी के अंदर आदि पुराण रचना का लेखन कार्य हुआ और यह जिनसेन सूरी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आदि पुराण रचना कहाँ पर और किस भाषा के अंदर लिखी गई थी। आदि पुराण रचना की हम बात करें तो ये उत्तर भारत की रचना है और इसकी भाषा है वो प्राकृतिक भाषा है। प्राकृतिक है भाषा है। अब हमें ऑप्शन के अंदर भाषा पूछ लेता है आदि पुराण रचना की भाषा क्या है। प्राकृतिक है, पेंगलम है, मैथिली है। इस तरीके से क्वेश्चन है वो बना करके हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। तो प्राकृतिक भाषा इसकी रही है। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र रचना के रचयिता कौन है। भरत मुनि को नाट्य शास्त्र रचना के रचयिता है वो माना जाता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है नाट्य शास्त्र रचना के रचयिता भरत मुनि ने रास शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रास शब्द है उसके स्थान पर इन्होंने क्रीड़ा शब्द का प्रयोग है वो किसने किया। भरत मुनि ने किया है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रास या जैन साहित्य से संबंधित सही कथन है, सब नहीं, ये सही कथन पूछा है। सही कथन है वो कौन सा है। रास या जैन साहित्य से संबंधित हम सही कथन रास या पहला ऑप्शन है संपूर्ण रास साहित्य 12वीं या 13वीं शताब्दी के बीच जैन कवियों के द्वारा लिखा गया। दूसरा ऑप्शन है जैन साहित्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान और पश्चिमोत्तर में रचा गया। तीसरा ऑप्शन है समस्त रास साहित्य जैन पुराण को माना जाता है जिसे आदि पुराण भी कहा जाता है। इस साहित्य में जैन साहित्य से संबंधित कवियों को चरित्र नायक बनाया गया। सभी सही है। हमें इनमें से सही कथन को चुनना है, सही कथन का चुनाव करना है। संपूर्ण रास साहित्य है वो 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जैन कवियों के द्वारा लिखा गया। पहला ऑप्शन है वो सही है। दूसरे की हम चलते हैं कि जैन साहित्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान और पश्चिमोत्तर के अंदर रचा गया, यह भी सही है। समस्त रास साहित्य जैन पुराण को माना जाता है जिसे हम आदि पुराण भी कहते हैं, यह भी सही है। इस साहित्य में जैन साहित्य से संबंधित कवियों को ही चरित्र नायक बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निपात शब्द का ही इसको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जैन साहित्य के कवियों को ही यह लाइन है वो पूछी जाती है और यही हमें गड़बड़ी करने को मिलती है। तो इसके अंदर चारों ऑप्शन सही आता है। ऑप्शन नंबर 5
सभी सही है, ये हमारा राइट आंसर होगा। एक और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जैन या राज साहित्य से संबंधित सही कथन कौन सा है? जैन पुराण की ही इस साहित्य की रचनाओं का प्रमुख उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। उपजीव्य ग्रंथ है वो जैन साहित्य पुराण की ही रचनाओं को माना जाता है। धर्म तत्व का निरूपण करना या जैन साहित्य का प्रचार व प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। हमने जैन या राज साहित्य से संबंधित पहला प्रश्न आया था, उस वक्त थोड़ी सी हमने चर्चा करी थी, उसमें ये पॉइंट है वो बोल के गया था कि धर्म तत्व का निरूपण करना, जैन साहित्य का प्रचार व प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य माना गया था। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। इसके अंदर आचार शैली की रचनाओं में उपदेशात्मकता की प्रधानता होती है, जबकि अन्य शैली की रचनाओं में सामान्य है वो काव्यात्मकता। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और हैं उसके अंदर उपदेशात्मकता के लक्षण है वो हमें देखने को मिलते हैं। हम रास या इस साहित्य की बात कर रहे हैं, हम आचार साहित्य शैली की रचनाओं में उपदेशात्मकता की प्रधानता, जबकि अन्य शैली के अंदर काव्यात्मकता की प्रधानता देखने को मिलती है। तो चारों ऑप्शन है वो सही है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि रास या रस साहित्य में कितनी शैलियां हैं? कितनी शैलियों के अंदर रास या रास साहित्य को कितनी शैलियों के अंदर रचा गया? तो 3 शैलियां इसके अंदर रची गई थी। वो कौन कौन सी? कथात्मक पहली है वो कथात्मक है, दूसरी है फागु चरित, और तीसरी शैली का नाम है उपदेशात्मक आचार है। तीसरी है उपदेशात्मक। ये तीनों शैलियां है आती है। तो हमारा ये प्रश्न है वो कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है वो यह है कि जैन या राज साहित्य की 3 शैलियों के नाम, ये प्रश्न है तो हमने पहले ही इसके बारे में चर्चा कर ली। कथात्मक चरित, उपदेशात्मक आचार और फागु चरित, इसके अंदर 3 शैलियां हैं वो मिलती हैं। तो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ये प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने रहने वाला है। अगला प्रश्न, जैन साहित्य की कथात्मक चरित शैली में किसका वर्णन मिलता है? अब हम कथात्मक शैली के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर जैन साधुओं के जीवन चरित का वर्णन है वो देखने को मिलता है। हम जैन साधुओं के जीवन चरित्र के वर्णन की बात करें तो यह कथात्मक शैली के अंदर मिलता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैन या राज साहित्य की शैली उपदेशात्मक आचार की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर किसका वर्णन है वो मिलता है? आचरण से संबंधित विभिन्न नियमों का वर्णन, आचरण से संबंधित उपदेशात्मकता जो शैली है, आचार है, उसके अंदर हमें के उल्लेखों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, जैन या राज साहित्य की फागु चरित शैली के अंदर वर्णन किसका मिलता है? नृत्य है, संगीत है, इसकी प्रधानता है वो फागु चरित के अंदर मिलती है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने, हम इसको स्टार के रूप में हेडलाइन करेंगे। रास साहित्य से संबंधित सही कथन है। हम रास साहित्य से संबंधित सही कथन है वो पूछा है। इस साहित्य से संबंधित सभी जैन तीर्थकर थे। इस साहित्य में हिंदू धर्म के कथानकों को तोड़ मरोड़ कर जैन धर्म के अनुसार प्रस्तुत किया गया। रास या जैन साहित्य है वो उपदेशात्मक प्रधान है। जैन साहित्य का मुख्य उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते हुए धर्म तत्व का निरूपण करना रहा है। क्या सही है? तो हम एक बार फिर से ध्यान आकर्षित करेंगे कि इस साहित्य के राज साहित्य हम पढ़ रहे हैं, इस साहित्य से संबंधित सभी जो तीर्थकर थे वो जैन तीर्थकर ही थे, ये सही है। अब हम इस साहित्य में हिंदू धर्म के कथानकों को तोड़ मरोड़ कर जैन धर्म के अनुसार प्रस्तुत किया गया, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन है रास या जैन साहित्य उपदेशात्मक प्रधान है, यह भी सही है। और चौथा है जैन साहित्य का मुख्य उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते हुए धर्म तत्व का निरूपण करना, बिल्कुल सही है। चारों ऑप्शन सही है, अतः हमारा जो 5 नंबर का ऑप्शन है वो सही होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर,
यह भी प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्र साहित्य से संबंधित सही कथन, हम इनकी विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। आजकल विशेषताओं से प्रश्न है वो पूछा जाता है, सीधा प्रश्न नहीं पूछा जाता हमें। तो पहला ऑप्शन है, जैन या राष्ट्र साहित्य हिंदी की आदिकाल का सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है हमारे लिए। तो राष्ट्र साहित्य से संबंधित सही कथन पूछा है। तो हम आदिकाल की हम विश्वसनीय जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये राष्ट्र साहित्य से मिलती है। और इसके अंदर कुछ भी आंकड़ा है वो बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत है, वो नहीं किया गया। राष्ट्र या जैन साहित्य की प्रामाणिक जानकारी मोतीलाल मिनारिया के ग्रंथ राजस्थानी भाषा और साहित्य में मिलती है। मोतीलाल मुनारिया जी ने 87 कवियों का इसके अंदर उल्लेख, कितने कवियों का उल्लेख किया? 87 कवियों का उल्लेख है वो किया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के सामने। जैन या राष्ट्र साहित्य हिंदी की आदिकाल का सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य माना जाता है, क्योंकि इसमें बढ़ चढ़कर वर्णन नहीं किया गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राष्ट्र या जैन साहित्य की प्रामाणिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो मोतीलाल मिनारिया का ग्रंथ है जिसका नाम राजस्थानी भाषा और साहित्य के अंदर ये मिलती है। तीसरा ऑप्शन है, इसके अंदर मोतीलाल मिनारिया ने 87 कवियों का उल्लेख किया है। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही है, अतः हमारा चौथा ऑप्शन है वो सभी सही है, सही होगा। अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोतीलाल मिनारिया जी के ग्रंथ का क्या नाम है? राजस्थानी भाषा और साहित्य। अगला एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैन या राष्ट्र साहित्य के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी या विस्तृत जानकारी किस रचना के अंदर मिलती है? राजस्थानी भाषा और साहित्य के अंदर ये सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी है वो मिलती है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोतीलाल मिनारिया ने अपनी ग्रंथ जिसका नाम राजस्थानी भाषा और साहित्य में कितने जैन कवियों का उल्लेख है वो किया गया? 87 कवियों का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। अगला है, भरतेश्वर बाहुबली रास रचना के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी है, भरतेश्वर बाहुबली रास रचना के रचनाकार है। अगला प्रश्न, भरतेश्वर बाहुबली रास रचना का समय है वो क्या है? 1187 ईस्वी इसका 1184 ईस्वी इसका समय है वो माना जाता है। एक और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भरतेश्वर बाहुबली रास में किसका वर्णन है वो किया गया है? दो भाई हैं भरतेश्वर, एक तो अयोध्या के शासक, दो भाई भरतेश्वर का अयोध्या के शासक थे और बाहुबली है वो तक्षशिला के शासक। दो जैन धर्म में, दोनों ने जैन धर्म में दीक्षा लेकर के मोक्ष की प्राप्ति है इन्होंने की। इस प्रकार इसके अंदर ये वर्णन है वो मिलता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि शालिभद्र सूरी कृत भरतेश्वर बाहुबली रास, इस रचना में कितने दोहों और चौपाइयों का चौपाई छंद मिलते हैं? तो इसके अंदर 205 दोहे और चौपाई छंदों का प्रयोग है इसके अंदर किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज के लिए हमारे इतने ही प्रश्न थे। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।